सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं। एंड अगेन दिखाई दे रहा हूँ ना आप सबको अच्छे से? सुनाई दे रहा हूँ ना? राइट, वॉइस ऑडिबल है, दिखाई दे रहा हूँ। यही सोच के अपने को क्लासेस करनी है कि भैया फिजिकल लेक्चर्स चल रहा है, ये सोचकर क्लासेस नहीं करनी है कि अपना पेन ड्राइव सेशन है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यही सोचकर करना है कि अपना फिजिकल क्लासेस है। डेली मेरा फेस टू फेस क्लास चलता है, सर के 100 आवर्स की क्लासेस हैं और मेरे को 30 दिन क्लास में जाना है। 30 डेज में मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो यही सोचकर आपने क्या करना है, अपना एक टाइम अलॉट कर लेना है, अपना एक टाइम सेट कर लेना है, 3 घंटे का शेड्यूल बना लेना है। उस 3 आवर्स के हिसाब से क्या करनी है, आपने डेली बेसिस में क्लासेस देखनी है और अपने इन क्लासेस को आपको टाइम रहते कंप्लीट कर लेना है। इसको बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यार, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग दैट ट्रस्ट इन मी, हैविंग दैट फेथ इन मी, हैविंग योर ट्रस्ट एंड हैविंग योर फेथ इन योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। कोशिश करूंगा कि आपका भरोसा ना टूटे। कोशिश करूंगा कि अगेन आपका आखिरी उम्मीद तक, आखिरी सेकंड तक साथ दे सकूं। टिल द लास्ट मोमेंट, टिल द टाइम यू गो फॉर एग्जामिनेशन, मैं आपको सपोर्ट दे सकूं, आपका साथ दे सकूं। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट, एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट, दैट इज द कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस पेपर 4। राइट, तो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा स्कोरिंग पेपर है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर आप इसको एक बेस बना सकते हो कि भैया मेरे को इसमें अच्छा सिक्योर करना है और इस सब्जेक्ट की वजह से मेरे को अपना पूरा ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं एक बेनिफिट लेना है ग्रुप क्लियर करने के लिए। तो वो चीज आप अचीव कर सकते हो इस पेपर के अंदर अगर आप मेरे गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करें। नॉर्मली कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के लिए बच्चों का कंप्लेन होता है कि बहुत ही ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा लेंथी है, मैनेज नहीं कर पा रहे। तो पूरे क्लासेस को इतना एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में बनाया गया है, आपके पूरे नोट्स को इतना ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में बनाया गया है कि आपको कभी भी ये सब्जेक्ट लेंथी नहीं लगेगा, आपको ये सब्जेक्ट हमेशा स्कोरिंग लगेगा, आपको ये सब्जेक्ट हमेशा मैनेजेबल लगेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बार बार रिपीट किया है, हर बार रिपीट किया है कि हमारा जो पूरा एजम्पशन होता है, हमारा जो पूरा पढ़ने का तरीका होता है, मैं कभी भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाता कि भैया मैं तुमको पूरा 116 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। नहीं, मेरा वो ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। मैं कभी आपको 116 मार्क्स के लिए पूरा प्रिपेयर नहीं करा रहा होता। मेरा दावा कभी ये नहीं होता कि पेपर में 116 नंबर आपको मेरे क्लासेस से मिलेंगे, पेपर में 116 नंबर आपको मेरे बुक से मिलेंगे। 116 नंबर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और 16 मार्क्स का अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है जो इंटरनल चॉइस के ऊपर होता है। तो टोटल मिलाकर जो पेपर होता है वो हम लोग का 116 मार्क्स के करीब का होता है। ठीक है, तो मैं कभी भी ये दावा नहीं करता कि भैया 116 नंबर का पेपर आपको मेरे बुक से मिलेगा, मैं उस चीज की गारंटी नहीं दे रहा, मगर मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि अगर तुम मेरे को अच्छे से फॉलो करोगे इस सब्जेक्ट के अंदर, अगर आप मेरे को ऑडिट के अंदर, लॉ के अंदर अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको मैं एग्जम्पशन पक्का दिलाऊंगा, 60 मार्क्स पक्का दिलाऊंगा, 70 भी आप ला सकते हो, 75 भी आप ला सकते हो, ये वादा मेरा है। 116 नंबर मेरे बुक से आएगा, 116 नंबर मेरे क्लासेस से आएगा, वो मेरा वादा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 60 ला सकते हो, 70 ला सकते हो, वो वादा मेरा है अगर आप मेरे को अच्छे से फॉलो करते हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब देखना, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, तो ऑब्वियसली वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं तो मान के चल रहा हूं कि आप सब जो मेरे साथ क्लासेस देख रहे हो आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं, बस एक वो सीए का प्रीफिक्स लगना बाकी है, वरना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन ही चुके हो। तो इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं उम्मीद लगाता है कि भैया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको लॉ की बहुत अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द लॉज, स्पेशली द कंपनी लॉज, बिकॉज आप कंपनीज का जाकर ऑडिट करने वाले हो, तो कंपनी लॉज का आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। हालांकि कंपनी लॉ का नॉलेज सबसे फंडामेंटली जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, कि सीएस शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ। बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी ऑल्सो नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द कंपनी लॉ, बिकॉज अपने को ऐसा ऑडिटर कंपनी लॉ का कंप्लायंस चेक करना होता है। सो दैट इज वाई अपने को भी कंपनी लॉ का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। अब हमारा जो इंस्टीट्यूट है, सीए इंस्टीट्यूट है, उसने लॉ को आपके 2 फेजेस में डिवाइड किए हैं पूरे के पूरे कंपनी लॉ को। ठीक है, एक अपने को सीए इंटर के अंदर लॉ पढ़ाया जाता है और फिर सीए फाइनल के अंदर अपन लॉ पढ़ता है, और साथ ही साथ हम लोग इकोनॉमिक लॉज भी पढ़ते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू हैव द स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक लॉज। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो भी बेसिक्स है, कंपनी कैसे फॉर्म होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होगा, कंपनी जब शेयर इशू करेगा तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, कंपनी जब बनती है तो कौन कौन से फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आरओसी के पास रजिस्टर्ड होता है, कंपनीज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिसकी जरूरत होती है कंपनी को बनाने के लिए, आगे चल के ऐसे कौन कौन से लीगल कंप्लायंसेस जो कंपनी के ऊपर लगता है, लाइक वेरियस लीगल कंप्लायंसेस ऑफ होल्डिंग द जनरल मीटिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये सारी जो बेसिक बातें हैं वो हम लोग कब पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, जो कि कवर्ड है फ्रॉम सेक्शन 1 to 148।
राइट तो इंटर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 1 से लेके 148, जहां पे बेसिक्स की बात हो रही है कि कंपनी कैसे फॉर्म हो रहा है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से हो रहा है, कंपनी फंड्स रेज कर रही है, कंपनी आईपीओ निकाल रही है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रही है, कंपनी जनरल मीटिंग्स कंडक्ट कर रही है। तो वो सारा बात हम लोग सीए इंटर के लॉ में पढ़ते हैं। जो कंपनी ऑडिट के प्रोविजन है वो भी सीए इंटर के लॉ में पढ़ते हैं, हालांकि वो चीज आपको सीए फाइनल के ऑडिट में दोबारा से पढ़ने को मिलता है। उसके बाद जो एडवांस लेवल की बातें हैं कि भाई जब कंपनी फॉर्म हो जाती है तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कंपनी को चला रहे हैं, तो प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो अपने को सीए फाइनल में देखने को मिलता है। आगे चल के अगर कंपनी कोई घोटाला कर रही है, कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है, तो जो इंस्पेक्शन वगैरह होगा, जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा, वो जाके अपने को सीए फाइनल में देखने को मिलता है। कल को कंपनी अगर सस्टेन नहीं कर पा रही है, बिजनेस नहीं कर पा रही है, तो कंपनी अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, किस तरीके से कंपनी को बचाया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ये सब अपने को फाइनल में देखने को मिलता है। फाइनली जब कंपनी बनती है तो जो उसका फाइनल स्टेज होता है कि अगर मान लीजिए कंपनी कभी बंद हो रही है, कंपनी कभी लिक्विडेट हो रही है, वाइंडिंग अप, वो अपने को सीए फाइनल में देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्टर्स पार्ट टिल द वाइंडिंग अप पार्ट, ये सारा कुछ अपने को सीए फाइनल में देखने को मिलता है। तो सीए फाइनल के अंदर अपन एडवांस लेवल की बातें करेंगे, डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज अंडर द लॉ, एनसीएलटी, वाइंडिंग अप, ये सारा कुछ अपन सीए फाइनल में देखने को देखेंगे, जो कि है सेक्शन 149 से लेके 470। तो अपने को क्या पढ़ना है, सेक्शन 149 से लेके 470 पढ़ना है। सेक्शन 149 से कहानी स्टार्ट होगा सीए फाइनल में, जो कि डायरेक्टर्स के चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि खत्म होगा सेक्शन 470 में। और आपको पता है पूरा का पूरा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर 470 सेक्शंस हैं। द इंटायर कंपनीज एक्ट 2013 हैज 470 सेक्शंस। तो पहला 148 सेक्शन, द फर्स्ट 148 सेक्शंस इंस्टीट्यूट ने हमें सीए इंटर में पढ़ाया है, और बाकी जो सेक्शंस हैं सेक्शन 149 से लेके 470 वो अपने को इंस्टीट्यूट फाइनल में पढ़ा रहा है। एक चीज इसमें याद रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सेक्शन 139 से लेके 148, सेक्शन 139 से लेके 148 का जो पार्ट है ये कंपनी ऑडिट का पोर्शन है, जो कि सीए फाइनल ऑडिट में भी है। ये वाला पोर्शन ऐसा है जो इंटर के लॉ में आपको पढ़ाया गया है, इंटर के ऑडिट में भी आपको पढ़ाया गया है, और सीए फाइनल के ऑडिट में दोबारा पढ़ाया गया है। सीए फाइनल के लॉ में नहीं है इन द न्यू सिलेबस। सीए फाइनल के लॉ में भी ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था, बट अभी न्यू सिलेबस में नहीं है। तो अभी फिलहाल आपको किन टॉपिक से मतलब है, सेक्शन 149 से लेके 470 तक आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, जिसमें से क्लास में लगभग हम लोग डिस्कस करेंगे 90% ऑफ द सेक्शंस, 90% ऑफ द सेक्शंस, 90% ऑफ द प्रोविजंस। 100% क्यों नहीं सर? ये चीज मैंने आपको हमेशा बताया है दैट मेरा जो फोकस रहता है वो कभी भी इस चीज के ऊपर नहीं रहता है कि आपको एग्जाम में 116 नंबर मेरी बुक से ही मिलने वाला है। मेरा फोकस ये रहता है कि आपको मार्क्स अच्छे आने चाहिए। उसके लिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि देखो भाई, इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग 116 मार्क्स जस्ट 2 टाइम्स, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप चाहे 80% रिवाइज करो, आप चाहे 85% रिवाइज करो, मगर आप 5 बार रिवाइज करो। एग्जाम में आप गए हो, एग्जाम हॉल में आप गए हो, आप सब कुछ पढ़ के गए हो, आपके टीचर के बुक में सब कुछ है, ए टू जेड सब कुछ कवर्ड है और सारा कुछ आपके टीचर के बुक से है, बट एग्जाम में आपको जाकर आपको चीजें याद नहीं रह रही हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग कंफ्यूज हो रहे हो, छोटी छोटी चीजों के रिगार्डिंग कंफ्यूज हो रहे हो, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस है, इतना बल्कि सिलेबस है, और आप रिवाइज 2 बार ही कर पाए हो। प्लस लॉ की वजह से आप बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए, बाकी सब्जेक्ट में भी आपके कम रिविजन रहेंगे, एट द एंड यू गेट लेस मार्क्स। लेकिन अगर आपने पूरा अच्छे से जो पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, 5 बार रिवाइज करा है, 6 बार रिवाइज करा है, कंसाइज मैनर में सब कुछ अच्छे से किया है, एग्जाम के अंदर बिलीव में अगर आपको 80 मार्क्स 75 मार्क्स का भी अच्छे से आता है, आप उसमें भी एग्जामिनेशन ले आते हो। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से अपने को इस तरीके से प्लान करके पढ़ना है कि मेरे को पढ़ना नहीं है खाली, मेरे को 5 बार रिवाइज करना है, मेरे को 6 बार रिवाइज करना है, मेरे को एग्जाम से पहले सिर्फ 1.5 डेज मिलने वाला है, उस 1.5 डेज में भी मेरे को अपना रिविजन कंप्लीट करना है। वो चीज सोचकर मेरे को प्रिपरेशन करना है, उस आधार पे मेरे को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लगभग ये जो कंपनी लॉ का पोर्शन है वो 70 मार्क्स का रहेगा, और जो इकोनॉमिक लॉस का पोर्शन है वो 30 मार्क्स का रहेगा। हालांकि प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी लॉ 75 मार्क्स के करीब का आ रहा है और इकोनॉमिक लॉस 40 नंबर के आसपास का आ रहा है, बिकॉज वो टोटल पेपर कितना का आता है, 116 मार्क्स का आता है। तो प्रैक्टिकली आप मान सकते हो कि कंपनी लॉ को 76 मार्क्स तक का देखने को मिल सकता है और इकोनॉमिक लॉस 40 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। द नॉर्मल वेटेज इज 70 and 30। तो कंपनी लॉ के अंदर सिलेबस बहुत लंबा है अपना, सेक्शन 149 से लेकर 170 तक पूरा अपने को पढ़ना है, और अलग अलग चैप्टर्स हैं, देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स। हर एक चैप्टर के अंदर कुछ कुछ ग्रुप ऑफ सेक्शन है, राइट।
कुल मिलाकर कंपनी लॉ के अंदर अपना 22 चैप्टर है। कितना? 22 चैप्टर। इसमें से जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स है ना, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक, ये सीए इंटर में है। यानी कंपनी ऑडिट तक का जो पार्ट है वो कहां पे है सर? सीए इंटर में है। और चैप्टर 11 से कहानी जो स्टार्ट होती है वो अपने सीए फाइनल में आता है। और फिर चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 22 का जो हिस्सा है वो अपने सीए फाइनल में आता है। ठीक है, तो टोटल कंपनी लॉ में बताओ भाई कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस हैं। पूरे कंपनी लॉ में 470 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 to 470। बट एक चीज याद रखिएगा कि न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर व्हाट द लॉ मेकर हैज डन इज दैट कि हर एक सेक्शन के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं। हर एक सेक्शन के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, काफी सारे नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, जिसकी वजह से हर एक सेक्शन का वॉल्यूम भर जाता है। तो कितनी बार ऐसा होगा कि आपको एक सेक्शन एक चैप्टर के बराबर दिखाई देगा, बिकॉज व्हाट दे हैव डन इज लॉट ऑफ रूल्स इनसाइड, लॉट ऑफ सर्कुलर्स इनसाइड, लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस इनसाइड, बिकॉज नया कानून है, क्लैरिटी की कमी है, तो सेक्शंस बना दिए। अब फिर जब क्लैरिटी की कमी होती है तो लॉ मेकर रूल्स लेकर आता है, लॉ मेकर एक्सप्लेनेशंस लेकर आता है, लॉ मेकर सर्कुलर्स लेकर आता है, राइट। तो टोटल 470 सेक्शंस वी हैव, जहां सीए इंटर में वी हैव सेक्शन 1 to 148 एंड सीए फाइनल के अंदर वी हैव सेक्शन 149 to 470 ऑनवर्ड्स, राइट। एंड कंपनी लॉ जो है वो 70 मार्क्स कंस्टिट्यूट करता है एग्जाम्स का। हालांकि एग्जाम्स में आपको 75, 76, 77 मार्क्स के आसपास दिखाई देगा, बिकॉज एक इंटरनल चॉइस का एडिशनल क्वेश्चन होता है एग्जाम में, राइट। तो टोटल कंपनी लॉ जो है वो करीबन 70 मार्क्स का आता है। 12 चैप्टर्स हैं। अभी फिलहाल आपको नहीं पता, अभी जरूरी नहीं आपको पता करना कि कौन सा चैप्टर में क्या है। जब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे देन यू विल नो। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है डायरेक्टर्स के चैप्टर से। तो आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 11 है डायरेक्टर्स का, जहां पे वी हैव सेक्शन 149 to 172। देन बोर्ड मीटिंग का चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 12। देन मैनेजर रेम्यूनरेशन का चैप्टर आता है। यानी कुल मिलाकर ये जो 322 सेक्शन है ये एक साथ एक चैप्टर में नहीं दिया हुआ, छोटे छोटे 12 चैप्टर्स हैं, और हर 12 चैप्टर्स के अंदर ग्रुप ऑफ सेक्शन है। किसी में 20 सेक्शन है, किसी में 10 सेक्शन है, और इस तरीके से चैप्टर वाइज एक बाइफर्केशन है, ठीक है। उसके अलावा अपने सिलेबस के अंदर क्या है? इकोनॉमिक लॉज का पोर्शन है। सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। तो इकोनॉमिक लॉज अगेन इज अ इंटीग्रल थिंग दैट यू नीड टू नो। अब इकोनॉमिक लॉज की अगर हम बात करें तो सीए से ज्यादा इंपॉर्टेंट सीएस के लिए होता है इकोनॉमिक लॉज का नॉलेज। इसलिए हमारे सिलेबस के अंदर इकोनॉमिक लॉज एक तरीके से उतना डिटेल्ड में नहीं है। इकोनॉमिक लॉज की आपको पीएचडी नहीं करनी है। अगर अपन इकोनॉमिक लॉज का पीएचडी करने चले गए ना, अपन पागल हो जाएंगे ना। मेरा ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिक लॉज का पीएचडी कराना। कहने को आप देखोगे कि इकोनॉमिक लॉज में 6-7 चैप्टर्स ही हैं, मगर हर एक चैप्टर अपने आप में एक समुंदर है, हर एक चैप्टर अपने आप में एक ग्रंथ है, हर एक चैप्टर अपने आप में एक सब्जेक्ट है। और अगर हर एक चैप्टर में आपको एकदम डिटेल्ड मैनर में कराने लग जाऊं, यानी प्रैक्टिकली आप देखोगे कि एक चैप्टर है 5-6 नंबर का, बट उस 5-6 नंबर के लिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो कि मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगा। अपने को लॉ डायरेक्ट टैक्स नहीं बनाना है, अपने को लॉ बनाकर पढ़ना है। मेरा ये मानना है कि अगर इकोनॉमिक लॉज मान लीजिए 40 नंबर का है, अगर एग्जाम में आपको 30 मार्क्स भी आता है उसमें से, या 30 मार्क्स का जो इकोनॉमिक लॉज है 30 में से आपको 23-24 मार्क्स भी आता है, 22 मार्क्स भी आता है, बट अच्छे से आता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट आप एक एक चीज करने जाओगे, लॉ को डिटेल जैसा बना लोगे, सिलेबस को सिर्फ 1 या 2 बार रिवाइज कर पाओगे, बाकी सब्जेक्ट्स में भी कम टाइम दोगे, डज नॉट मेक ए सेंस। अपने को स्मार्ट स्टडी करना है, अपने को हार्ड स्टडी नहीं करना है, राइट। वी आर स्मार्ट वर्कर्स, वी हैव टू बी द स्मार्ट वर्कर्स। तो अपन एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में इकोनॉमिक लॉज को पढ़ेंगे। तो आप देखोगे इकोनॉमिक लॉज के अंदर कुल मिलाकर वी हैव 6 चैप्टर्स। कितने? 6 चैप्टर्स हैं। एक छोटा सा डिवीजन और है सिक्योरिटी लॉज, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी लॉज के अंदर वी हैव 8 चैप्टर्स। सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज ही है, बट प्रैक्टिकली आप जब सिलेबस के इनसाइड जाते हो तो इकोनॉमिक लॉज एंड सिक्योरिटी लॉज का एक हेडिंग दिया है, और इकोनॉमिक लॉज एंड सिक्योरिटी लॉज में 8 चैप्टर्स हैं। तो इकोनॉमिक लॉज के अंदर 6 चैप्टर्स अपने पास। 1 वी हैव द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द आईबीसी कोड 2016। तो आउट ऑफ ऑल द 6 चैप्टर्स इन द इकोनॉमिक लॉज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज आईबीसी कोड, जिससे 10 से 12 नंबर आना ही आना है। तो आईबीसी कोड 2016 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 से 12 नंबर आपको सिर्फ इस कोड से ही मिलना है। उसके बाद वी हैव फेमा, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा 1999। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। आप मान सकते हो कि आईबीसी कोड आपको 10 से 12 नंबर का देखने को मिल जाएगा, और फेमा लगभग आप मान सकते हैं कि 6 से 8 नंबर का आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देन वी हैव पॉमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आसान चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मार्क्स बहुत ज्यादा है।
फॉर्मूला का मिनिमम 5 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जबकि आप ये मान सकते हो कि फेमा का सिर्फ 1/3 है, आईबीसी का सिर्फ 1/3 है। Then we have the Sarfasi Act, that is the Securitization Act, Securitization and Reconstruction of Financial Assets, Enforcement of Security Interest Act. अभी फुल फॉर्म याद नहीं करना, जब चैप्टर में आएंगे तब देखेंगे। Then we have the Arbitration and Conciliation Act 1996, and then we have the FCRA Act, that is the Foreign Contribution Regulation Act. तो कुल मिलाकर 6 चैप्टर्स हैं। आईबीसी कोड डालने का ऑब्जेक्टिव ये है सिलेबस के अंदर कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की आज के टाइम पर अगर कंपनियां क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पाती तो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है कि भाई कंपनी का हालत बुरा हो गया है, कंपनी अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पा रही, कंपनी को बचाना है, कंपनी को रिवाइव करना है, पॉसिबल नहीं है रिवाइव करवाना, तो कंपनी को लिक्विडेट करवा देना है, बंद करवा देना है, क्रेडिटर्स का पेमेंट सेटल कर देना है। अब उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की जब बात आती है कि कौन होगा वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो उसमें सबसे पहला नाम हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, या तो कंपनी सेक्रेटरी बनता है, या कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट, यही लोग बनते हैं, जिसमें फर्स्ट चॉइस हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या एडवोकेट होता है। तो प्रैक्टिकली दैट इज वाई ये चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के टाइम में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वन ऑफ द न्यू इमर्जिंग एरियाज इज बीइंग ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एंड दैट इज वाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फेमा एक्ट, फेमा एक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज आप जब क्लाइंट्स को ऑडिट करने जाओगे तो प्रैक्टिकली अगर वो लोग फॉरेन ट्रांजैक्शन से डील कर रहे होंगे तो आपको वहां फेमा का नॉलेज चाहिए। देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अगेन प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लाइंट्स बुलाएंगे आपको कि मुझे क्या करना है, अपना व्हाइट मनी ब्लैक मनी में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो चीज़ कर सकते हो कि नहीं, अगर आप वो चीज़ करने जाते हो तो उसकी पनिशमेंट क्या है। तो प्रैक्टिकली पॉम्बला एक्ट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पॉम्बला एक्ट आपके सिलेबस में दिया गया है। सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, आपके क्लाइंट्स आपसे एडवाइस मांगेंगे कि मेरा ये क्रेडिटर मेरे को पेमेंट नहीं दे रहा, सॉरी कभी कभी आप बैंक ऑडिट वगैरह करने जाओगे तो बैंक वगैरह आपसे एडवाइस मांगेंगे कि भाई ये फलाना व्यक्ति हमें पेमेंट नहीं दे रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंकों के पास कौन कौन सा राइट है पैसा रिकवर करने का। तो एक राइट होता है सरफासी एक्ट, इसलिए सरफासी का नॉलेज जरूरी है। देन वी हैव आर्बिट्रेशन काउंसलेशन एक्ट एंड एफसीआरए एक्ट। हालांकि प्रैक्टिकली आप देखोगे कि ये इतना ज्यादा रेलिवेंस नहीं रखता आपके लिए, बट स्टिल आपको नॉलेज होना चाहिए। आर्बिट्रेशन काउंसलेशन एक्ट एंड एफसीआरए एक्ट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईबीसी है, फॉर्मूला है आपके लिए प्रैक्टिकली, बट देयर आर 6 चैप्टर्स दैट वी हैव दैट यू नीड टू स्टडी। देन सिक्योरिटी लॉज है अपने पास, ऑल्दो सिक्योरिटी लॉज प्रैक्टिकली सीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन अपने को नॉलेज होना चाहिए एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो सिक्योरिटी लॉज के अंदर वी हैव द सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, एंड वी हैव द एससीआरए एक्ट, दैट इज द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सेबी के अंदर ना अपने सिलेबस में एक तो सेबी एक्ट है और एक सेबी लोडर रेगुलेशंस है, लिस्टेड ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रेगुलेशंस है। सेबी आईसीडीआर नहीं है, इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ओल्ड सिलेबस था ना उसमें आईसीडीआर हुआ करता था, इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हुआ करता था, बट न्यू सिलेबस के अंदर आईसीडीआर नहीं है। न्यू सिलेबस के अंदर खाली लोडर है, लिस्टेड ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो एक तो सेबी एक्ट है और एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कुछ लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक लॉज एंड सिक्योरिटी लॉज में आपको कितना पढ़ना है, 8 चैप्टर्स पढ़ना है, 8 चैप्टर्स। और कंपनी लॉ में कितने चैप्टर्स पढ़ना है, कंपनी लॉ अपने आप में बाइफरकेटेड इनटू 12 चैप्टर्स, चैप्टर 11 से चैप्टर 22। तो कुल मिलाकर पूरे सीए फाइनल में आपको कितना पढ़ना है, 20 चैप्टर्स। 12 चैप्टर्स कंपनी लॉ का, 8 चैप्टर्स इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी लॉज का। लेकिन आप जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी लॉज में आते हो तो हर एक चैप्टर अपने आप में एक वॉल्यूम है। मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि हर एक चैप्टर में अपने को बहुत डिटेल में जाना है, वरना पागल हो जाओगे। थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में जाएंगे, भले अपना 8 नंबर छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे सारा कुछ, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में करेंगे। कंपनी लॉ के अंदर भी अपन एबीसी एनालिसिस करेंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे कि हाँ भैया इस पे बहुत फोकस करना है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जैसे कि कम फोकस करना है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स है, हाँ भाई फोकस करना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा डायरेक्टर्स आपको अच्छा खासा वेटेज दे जाता है, तो डायरेक्टर्स में आपको अच्छे से फोकस करना है, एनालाइज करना है, केस स्टडीज डिस्कस करने हैं। बट एट द सेम टाइम इतना भी वीक हो जाना कि डायरेक्टर्स के अलावा अपने को कुछ ना दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं वो एक एग्जाम ओरिएंटेड सीमा भी बांध के रखनी है, उस हिसाब से पढ़ना है। तो डायरेक्टर्स पे फोकस करेंगे, आपको समरी नोट्स प्रोवाइड करूंगा, रिविजनरी वॉइस क्लिप प्रोवाइड करूंगा, रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। कुछ छोटे चैप्टर्स होंगे बट इजी चैप्टर्स होंगे जहां कंप्लीट कवरेज पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट 10 सेक्शन का ही चैप्टर है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 6-7 सेक्शन के चैप्टर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक ही सेक्शन का चैप्टर है, मिसलिनियस प्रोविजंस 20-22 सेक्शन का चैप्टर है, एनसीईआरटी है अगेन 10 सेक्शन का चैप्टर है। तो ये छोटे चैप्टर्स है जहां पे आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, तो आपने को फुल कवरेज करनी है, बहुत अच्छे से करना है। ऑन द अदर हैंड वाइंडिंग अप आएगा जहां वेटेज 4 या 5 नंबर होगा बट 70-80 सेक्शन होंगे,
तो वहां अपन थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में जाएंगे। करना सब कुछ है, बट वो बाइफर्केशन करना है, उस हिसाब से चीजों को करनी है, ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस स्ट्रक्चर। आई बिलीव कि आप समझ गए होंगे कंपनी लॉ, इकोनॉमिक लॉज। अब पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है देखना। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो 70-30 का सेग्रीगेशन है। 70 मार्क का अपना आएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और 30 मार्क का आएगा इंटीग्रेटेड केस लॉस। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बीकॉम की तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। एक केस देगा, एक केस लॉ देगा और उसके बेसिस में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। और जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वहां वो बहुत चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग क्यों होता है? काफी बच्चे इंटीग्रेटेड केस लॉ को बहुत चैलेंजिंग मानते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि ज्यादा चैलेंजिंग डिस्क्रिप्टिव होता है। रीजन क्या होता है कि इंटीग्रेटेड केस लॉज में क्या होता है कि वो आपको एक केस दे देगा, वो आपको एक कहानी दे देगा, एक सिनेरियो दे देगा, उससे मल्टीपल एमसीक्यूज पूछेगा, आपको एमसीक्यूज का आंसर लिखना है ABCD, अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मगर डिस्क्रिप्टिव में आपको ना प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आंसर लिखना है। तो वहां पे आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो भी मैटर करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अच्छे से आता है, बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो 4 में 2 नंबर ही मिलेगा। कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। दैट इज व्हाई डिस्क्रिप्टिव इज मोर चैलेंजिंग। दिस रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ प्रेजेंटेशन पे भी अपने को बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है। तो क्लास के अंदर भी अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाना। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंटेशन की बेटा प्रेजेंट कैसे करना है, बिकॉज 70 नंबर का पेपर भूलियो मत, आज भी डिस्क्रिप्टिव है और डिस्क्रिप्टिव के अंदर आज भी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप मेरे बच्चे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन पूरे देश के अंदर सबसे नंबर 1 होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, अब जरूरी है नंबर ऑफ रिविजन्स। नंबर ऑफ रिविजन्स अगर अच्छे हैं तो आप आराम से इंटीग्रेटेड केस लॉस भी क्रैक कर पाओगे, कॉन्सेप्ट भी याद रख पाओगे। नंबर ऑफ रिविजन्स अगर नहीं है ना, कुछ फायदा नहीं है। आज तुमने 116 नंबर के लिए तैयारी शुरू कर दिया, 2 रिविजन कर पाए, लेट मी टेल यू फेल होके आने वाले हो एग्जाम में। 80 नंबर आता है, 5 बार रिवाइज कर लिया, 6 बार रिवाइज कर लिया, एग्जामिशन लेके आ जाओगे, 60-70 लेके आ जाओगे। तो रिविजन काफी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ रिविजन कैसे मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको कंसाइज नोट्स चाहिए। तो मैं आपको समरी नोट्स दूंगा। ऑलरेडी अपना जो मेन बुक है वो भी समरी एक तरीके से कंसाइज है। मार्केट में 800-900 पेज का लॉ आता है, आईसीएस स्टडी मैट आप देखोगे तो 1000-1200 पेज का है, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट बुक आपको मिलेगा मुश्किल से 450 पेजेस का है, 450-460 पेजेस। तो दैट इज ऑलरेडी कंसाइज। बट एक और समरी नोट्स मिलेगा जहां 160-170 पेजेस में पूरा लॉ कवर्ड होगा, जो एग्जाम से पहले मिलता है आपको, साथ में नहीं मिलेगा। द बुक्स दैट यू विल गेट विल बी द कॉन्सेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू बुक, बट एग्जाम से पहले आपको समरी नोट्स में मिलेगा, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दूंगा। उसके अलावा नंबर ऑफ रिविजन को फैसिलिटेट करने के लिए मैं आपको वॉइस टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। कुल मिलाकर 12 चैप्टर्स है लॉ के, 20 चैप्टर्स हैं, 12 कंपनी लॉ का, 8 इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी लॉस का, 20 के 20 चैप्टर का वॉइस क्लिप दे दूंगा। एक एक चैप्टर 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 40 मिनट में पूरा लॉ 6-7 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, 8 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, जस्ट बाय यूजिंग द रिविजनरी वॉइस क्लिप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। डेली बेसिस में सुनते रहो, सुबह शाम दिन रात, पता चलेगा लॉ चुटकियों में याद हो गया, कभी लॉ भूल नहीं पा रहे हो जीवन में। क्लास कंप्लीट हो गया, क्लास कंप्लीट होने के बाद वॉइस क्लिप रेगुलर बेसिस में सुनते जाना है, तो उससे क्या होगा, कभी भूल नहीं पाओगे लॉ। ऑडिट में भी सेम चीज करना है। और साथ ही साथ रिविजनरी वीडियोस भी दूंगा फॉर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, एक टेलीग्राम चैनल अपना सीए फाइनल का, दैट इज लॉ एंड ऑडिट सागा बाय सीए अनिता सराफ, जिसमें आपको ज्वाइन करके रहना है। उसमें अपने रेगुलर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो ये सारा कुछ अपन करने वाले हैं। तो ये सारा मैं इंश्योर कराऊंगा, कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ रिविजन्स। अगर आपने रेगुलर क्लासेस लिया है तो क्वेश्चंस भी अपन साथ में प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस। और अगर आपने रेगुलर क्लासेस नहीं लिया है तो ऑब्वियसली आपको वो खुद से करनी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ रिविजन्स एंड क्वेश्चंस। और फाइनली एक 5th चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको जो करना है, अगर आपको 70 मार्क्स इंश्योर करने हैं, असेस योर परफॉर्मेंस। आपने कॉन्सेप्ट्स कर लिया, साथ में प्रेजेंटेशन पे काम किया, रिविजन्स करें, बट असेस योर परफॉर्मेंस। यार कैसा कर पा रहे हो? सीधा एग्जाम हॉल में जाके परफॉर्मेंस असेस नहीं करना, गलतियां कर सकते हो। पहले परफॉर्मेंस असेस करना, जैसा बचपन में बहुत सारे टेस्ट लिखते थे, तो असेस योर परफॉर्मेंस। तो उसके लिए जरूरी है कि आप बहुत सारे टेस्ट दें, जैसा बचपन में दिया करते थे जब आप छोटे बच्चे थे, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया करता था। टेस्ट पेपर देते वक्त आप कभी कभी फेल हो जाते थे, बट एग्जाम में अच्छा करते थे, क्योंकि अपनी गलतियों का पता चल जाता था।
तो जितना छोटे छोटे चैप्टर्स का टेस्ट दोगे, जितना 100 मार्क टेस्ट दोगे, उतना अच्छा रहेगा, जिसके लिए हमने भी आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, अपना मेंटर, दैट इज गिविंग यू अ रिलायबल टेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर small chapter test as well as the 100 mark test, complete comprehensive test. So you can visit www.apnamentor.com for that. तो कॉन्सेप्ट हम लोग साथ में करेंगे, प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ रिविजन के लिए मैं आपको सारे टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ में, अगर हमने रेगुलर क्लासेस में आपने ली है, वरना क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटीग्रेटेड केस लॉज के लिए आपको दुनिया भर के क्वेश्चन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जितना आईसीआई ने इंटीग्रेटेड केस लॉज दिया है उतना प्रैक्टिस कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने आपको जो एमसीक्यू बुक दिया है उसमें आईसीआई के सारे एमसीक्यूज और इंटीग्रेटेड केस लॉज आपको दे दिए हैं, रीजंस प्रोवाइड कर दिया हर एक एमसीक्यू को, जिससे आपको दिक्कत ना आए। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मोस्टली एमटीपी, आरटीपी, स्टडी मटेरियल, इसके क्वेश्चंस आप कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। या फिर आप मेरा क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और क्वेश्चन बैंक के अंदर स्टार मार्क करके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हाईलाइट कर दिया कि सेकंड रिवीजन में ये क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। अब देखो नॉर्मली आपको जो पैटर्न दिखेगा एग्जाम में वो कैसा दिखेगा कि मान लीजिए 50% पेपर तो आपको ऐसा दिखाई देगा जो रिपीटेड होगा, स्टडी मैट के हर चैप्टर के एंड में ना कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, उससे आ जाएगा, या आरटीपी से दिख जाएगा, या एमटीपी का क्वेश्चन होगा, या पास पेपर का क्वेश्चन होगा। 50% मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है। 30% क्वेश्चन डिफरेंट होगा जो पास्ट एग्जामिनेशन का नहीं है, स्टडी मैट का नहीं है, आरटीपी का नहीं है, बट मैनेजेबल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने मुझे अच्छे से फॉलो किया है, आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। और 20% क्वेश्चन मान लीजिए कि टफ होगा, आउट ऑफ द बॉक्स होगा, कि कहीं से भी आ गया, उड़ के आ गया। काफी बच्चे इस 20% को देख के पैनिक हो जाते हैं, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन कहां से आ गया, सर ने तो कराया ही नहीं था, पता नहीं, अरे यार गलती कर दी भाई टीचर से क्लास लेकर फलाना करके, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैंने तो ये जिंदगी में देखा ही नहीं है 20 नंबर। अरे भैया सीए फाइनल का एग्जाम है, तुम क्या सोच के गए हो वहां पे? 20 नंबर टफ है, आउट ऑफ द बॉक्स है, छोड़ो उसको, इग्नोर करो, फोकस ऑन 80%। पहले 80% में फोकस करो, 80% में भी 50% ईजी होगा ज्यादा, 30% में दिमाग लगाना पड़ेगा, फोकस ऑन दोस 50%। पहले उस 50% पे कमांड बना लीजिए, 40 नंबर तो वहीं से बन जाएगा। फिर 30% जो डिफरेंट और मैनेजेबल है उसके लिए भी आपका दिमाग चलेगा, 15 नंबर और वहां से बन जाएंगे। फिर जो 20% टफ और आउट ऑफ द बॉक्स है, अब जाकर उसमें आइए, 5 नंबर उससे भी ला सकते हो, एग्जामिशन बहुत आराम से ले आओगे। ये तो मैंने मिनिमम बताया, 70 प्लस भी ला सकते हो, हर बार स्टूडेंट्स लेकर आते हैं, 78 तक भी लॉ में आए हैं मेरे स्टूडेंट्स के, 78 79 तक के, और हर बार आता है, और ऑडिट में भी आता है, लॉ में भी आता है, ठीक है ना। लेकिन माइंड में वो चीज सेट होनी चाहिए यार, 20% तो टफ एंड आउट ऑफ द बॉक्स आएगा ही। और सीए फाइनल है यार, कभी हो सकता है 20% की जगह 40% भी टफ एंड आउट ऑफ द बॉक्स, तभी अपने को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये सोचना है कि 60% सिलेबस तो अब भी अपने दायरे में है, 60% सिलेबस तो अब भी अपने रेडियस में है, 60% पेपर तो अब भी अपने रेडियस में है। अगर वो पेपर टफ है तो पूरे देश के लिए टफ है, पेपर टफ है तो चेकिंग इजी होगा। तो 60% को अच्छे से लिख कर आना है, 40 नंबर वहां से लेकर आने हैं, फिर 40% में फोकस करता हूं, वहां से 10-15 नंबर का जुगाड़ करता हूं। वो सोचकर मेरे को काम करना है, स्मार्ट अप्रोच रखना है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ काम करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। तो इस क्लास के अंदर मेनली टोटल क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप, व्हाट इज गोइंग टू बी द सिलेबस, व्हाट इज गोइंग टू बी द पेपर पैटर्न। हालांकि ये पेपर पैटर्न मैंने आपको इन जनरल बता दिया है, बट अपने अटेम्प्ट से पहले जो इंस्टीट्यूट ने लेटेस्ट एमटीपी जारी करा है, एक एमटीपी आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपको एकदम लेटेस्ट पैटर्न का अंदाजा लग जाएगा। हो सकता है कि मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ठीक आपके एग्जाम से पहले आईसीआई कभी कभी कुछ पैटर्न में चेंजेस भी करते हैं। सो उसके लिए जरूरी है कि आप एक पेपर पास्ट एग्जाम का एमटीपी का अपने एग्जाम से पहले कर लीजिएगा, तो उससे आपको पैटर्न का अंदाजा लग जाएगा। टेस्ट जरूर दीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासेस एक फिक्स शेड्यूल के साथ कीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए, एक्सग्रेट मत कीजिए कि 6 महीने तक क्लासेस चलती जा रही हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिविजनरी वॉइस क्लिप सुनते रहिए। उसके बाद एक चीज अमेंडमेंट्स, कि सर अमेंडमेंट्स का क्या करें, सर अमेंडमेंट्स का क्या चक्कर रहेगा। एक चीज यार हमेशा याद रख लेना कि वेन एवर यू हैव परचेज द क्लासेस, वेन एवर यू आर परचेजिंग द क्लासेस, अमेंडमेंट्स हमेशा इनकॉर्पोरेटेड होता है till the previous attempt। मान लीजिए लेट अस से आप क्लास परचेज कर रहे हो जुलाई 2021 को, तो इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड होगा ना, ये मई 21 तक ही होगा, नवंबर 21 के अमेंडमेंट्स इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे। अब काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे सर मैंने तो क्लास नवंबर 21 के लिए परचेज करा था, नवंबर 21 का अमेंडमेंट क्यों नहीं है इसमें।
कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर मेरा तो एग्जाम मई 22 में है सर, मेरा एग्जाम नवंबर 22 में है, तब तक क्या अमेंडमेंट क्यों नहीं है? अरे भाई लॉजिकली आप सोचो, अपने को सपना नहीं आएगा क्या क्या अमेंडमेंट है? कंपनी लॉ के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक लॉस के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, मैं आपको नहीं करा सकता। अगर 100 चेंज आ रहा है, हो सकता है इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 10 चेंज एप्लीकेबल करे। क्या करोगे 100 चेंजेस अभी करके? तो हर एग्जाम से पहले इंस्टीट्यूट आरटीपी के थ्रू या स्टडी मैट के थ्रू चेंजेस रिलीज करता है। तो आपके एग्जाम से नॉर्मली 1.5-2 महीना पहले इंस्टीट्यूट आरटीपी रिलीज करता है, तो उस आरटीपी के थ्रू ही हम आपको अमेंडमेंट्स कवर कराते हैं। पहले से मैं करा दूंगा एडवांस में, फिर बोलूंगा नहीं बेटा ये 100 चेंजेस कराए थे, 100 में सब 10 ही इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबल करा है, वो बेकार हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप जुलाई 21 में क्लास परचेज कर रहे हो तो अमेंडमेंट्स मई 21 के लिए ही तक ही इंक्लूडेड होगा। जो नवंबर 21 का अमेंडमेंट है वो आपको मेरे यूट्यूब के अंदर मिलेगा, यूट्यूब के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपने क्लासेस जुलाई 21 में परचेज करी है बट आपका अटेम्प्ट मई 22 में है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर मेरे को नवंबर 21 का भी अमेंडमेंट क्लास देखना है और मेरे को मई 22 का भी अमेंडमेंट क्लास देखना है। अगर आपने क्लासेस नवंबर 22 को परचेज करी है एज ऑन जुलाई 21, याद रखिएगा जुलाई 21 के क्लासेस में अमेंडमेंट्स मई 21 तक के हैं। आपको नवंबर 21 के भी अमेंडमेंट क्लास देखने हैं, मई 22 के भी अमेंडमेंट क्लास देखने हैं, नवंबर 22 के भी अमेंडमेंट क्लास देखने हैं, बट माई क्लासेस आर ऑलवेज एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आपके अटेम्प्ट मई 22 में है और आपने मान लीजिए लेट्स से फेब 2021 में क्लास परचेज कर लिया, तो अमेंडमेंट सिर्फ नवंबर 20 तक के उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। फिर आपको 4 अमेंडमेंट क्लास देखना है अकॉर्डिंगली। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि दिस अमेंडमेंट क्लासेस यू हैव टू सी एवरी टाइम एंड इनकॉर्पोरेट द अमेंडमेंट्स इन योर बुक। और द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इज दैट, अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हो कि अभी जो क्लासेस मिली है, जो भी बुक्स मिली है, उस सबको पढ़ते जाओ आराम से, टेंशन फ्री होकर। बिफोर एग्जाम्स, जब भी आपका एग्जाम होगा, जब भी आपका अटेम्प्ट होगा, 2 महीने पहले, 2 मंथ्स बिफोर, टेक माई संजीवनी कोर्स विद द लेटेस्ट बुक्स। तो एक संजीवनी कोर्स आता है मेरा, जिसमें 30 आवर्स के अंदर मैंने पूरा लॉ आपके लिए कवर कराया हुआ है, संजीवनी कोर्स। तो आप एग्जाम से 2 महीना पहले वो ले लीजिए, 4 अटेम्प्ट का अमेंडमेंट नहीं कवर करके। तो एक तो पूरा लॉ रिवाइज भी हो जाएगा 30 घंटे में, प्लस लेटेस्ट चीज आपको मिल जाएगी, लेटेस्ट बुक आपको मिल जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली वो चीज आप कर सकते हो, काफी बेनिफिशियल रहता है। काफी सारी चीजें एग्जाम के लिए और भी एक्स्ट्रा बताई भी जाती है। तो दिस इज द ऑल्टरनेटिव यू हैव, बट दिस इज हाउ यू हैव टू कवर द अमेंडमेंट्स। और अमेंडमेंट्स आपको अलग से भेजा नहीं जाता, वो हमेशा यूट्यूब में अपलोड होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सबके लिए, चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली है नहीं ली है। एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कवर द अमेंडमेंट्स, वेदर इट इज ऑडिट और वेदर इट इज लॉ। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम 1.5 साल बाद है तो आप क्लास नहीं ले सकते हो, ले सकते हो, बट अमेंडमेंट का ध्यान रखना है। और अमेंडमेंट कभी मेजर नहीं होता, वो हमेशा माइनर होता है। 95% सिलेबस तो सेम रहता है, जो अमेंडमेंट है वो 5% सिलेबस को चेंज करता है, या मैक्सिमम 10% सिलेबस को। तो वाई टू इग्नोर द प्रिपरेशन ऑफ दोज 90% ऑफ टॉपिक्स फॉर दोज 5 or 10% ऑफ टॉपिक, राइट? तो अकॉर्डिंगली दिस इज द पैटर्न यू हैव टू फॉलो। क्लासेस प्लीज सीक्वेंस में फॉलो कीजिएगा, जो सीक्वेंस मैंने आपको दी है। दिमाग मत लगाइएगा सर मेरे को पहले फेमा करना है, मेरे को पहले आर्बिट्रेशन करना है। नहीं भाई, जो सीक्वेंस तुमको दिया है, सोच समझ के दिया है, प्लीज उस सीक्वेंस को फॉलो करो। अभी से टेंशन मत लो सर ये वाला सेक्शन के अंदर ये वाला टॉपिक मिसिंग है सर, एसएम में है सर, ये वाला सेक्शन मिसिंग है सर, एसएम में है। अरे भैया पहले मैंने जितना कराया है उतना कर लो, लिख के दे सकता हूं, बाद में बोलोगे सर सिलेबस बहुत वास्ट है, प्लीज इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करा दो, प्लीज समरी नोट्स दे दो। बच्चे इसलिए फेल नहीं होते कि पढ़ाई कंटेंट में कमी होती है, बच्चे इसलिए फेल होते हैं कि रिवीजन में कमी होती है, प्रेजेंटेशन में कमी होती है। समझो उस बात को, पहले जो कराया है अच्छे से करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करो। फिर आपको लगता है कि आपके अंदर उतनी क्षमता है कि आप और पढ़ सकते हो, तो यू कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, आई विल टेल यू कि बेटा यही एडिशनली पढ़ लो। बट वो कभी नहीं होगा। पहले जो कराया है अच्छे से कर लो, फेथ एक्सरसाइज करके, ठीक है, फेथ एक्सरसाइज करके। जो दोस्त आपको बोल रहे हैं ना मैंने इतना करा है, तू इतना कर रहा है, ये वो, खाली एक चीज उसे बोल देना कि बेटा एक काम कर, तू भी 3 घंटा लॉ की क्लासेस डेली कर, मैं भी 3 घंटा लॉ की क्लासेस डेली करूंगा, और हम लोग बात करेंगे 2 महीने के बाद। 2 महीने के अंदर उसकी सिर्फ क्लासेस खत्म होंगी और आपका क्लासेस के साथ साथ पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज हो चुका होगा, तब आपको इस क्लासेस की वैल्यू पता चलेगी। क्लियर है? सो हैव फेथ ऑन योर फ्रेंड, हैव फेथ ऑन योर मेंटर, डू द क्लासेस विद डेडिकेशन, पक्का रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए जो भी करना है, और फिर सीक्वेंस में क्लासेस देखना शुरू कीजिए। हेलो।